चाहता हूँ। सुनील जी, आप पिछले कई हमें लगता है 2-3 महीने पहले से आप हमारे शो में बार-बार ये कह रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर ऐसा है, जहाँ पे आपको यहाँ से फ्यूचर दिख रहा है। तो अभी इस स्टेज पर बैंकिंग सेक्टर को लेके आपकी राय वही है या फिर उसमें कोई बदलाव आया है? नहीं, नहीं, राय तो वही है 2-3 चीज़ के कारण। एक हुँ, ये है कि वैल्यूएशन के तौर पर अभी भी रीज़नेबल है। अर्निंग्स का हुँ, सीक्वेंशियल हुँ, ग्रोथ अभी भी अच्छी थी, जो क्वार्टर बीती हुई थी। सेकंड चीज़ क्या है कि मुझे जो 1 लाख करोड़ की गिव अवे जो गवर्नमेंट ने किया है बजट में, वो अप्रैल से लोगों के हाथ में आएगी। उसका 2 ही इस्तेमाल होगा, या वो ईएमआई की एक्सपेंशन से आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, घर, गाड़ियाँ खरीदें, तो ईएमआई के लिए लोन्स के थ्रू बैंक्स के लिए अच्छी होगी, या फिर सेविंग्स में होगी, जहां पे भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जैसे एएमसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्रोकिंग, तो इनको वो पैसा मिलेगा। तो ये इमीडिएट आउटलुक फॉर ग्रोथ इन बिजनेस अच्छा दिख रहा है। थर्ड, आरबीआई की सपोर्टिव पॉलिसी, क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेशन घट रहा है तो रेट कट आएगी, तो वो बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी है। और सेकंड चीज ये है कि आरबीआई लिक्विडिटी की भी जो मसले हैं उसको भी सॉर्ट आउट कर रही है। अभी मार्च में एडवांस टैक्स की ये आएगी, तो आरबीआई ने ऑलरेडी लिक्विडिटी इन्फ्लेशन शुरू कर दिया। तो एक बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट बन रहा है इसमें, और इसलिए मेरी व्यू ओवरऑल, और मैं जब भी आप बैंकिंग सेक्टर कहते हैं ना, मैं उसको बीएफएसआई सेक्टर कहूंगा। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि बैंक में ही आपको प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बग एनबीएफसी में मैं इसको शामिल करूंगा, गुड क्वालिटी एनबीएफसी। और जैसे मैंने कहा, जो पैसे को उठाकर उसका इस्तेमाल करते हैं, लेंड नहीं करते हैं, मगर इनफ्लोस को अट्रैक्ट करते हैं। तो ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस में मेरे लिए फाइनल में पॉइंट कहूंगा कि ये इंसुलेटेड फ्रॉम ट्रम्प टैरिफ्स है। बैंकिंग सेक्टर में कोई टैरिफ की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये ट्रम्प एक्सटर्नल प्रूफ फोर्सेस से सेक्टर है। है, उनकी ग्रोथ डोमेस्टिक चीजों के ऊपर डिपेंड है, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस हाँ। उस पर ज्यादा है। हाँ, नहीं, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ट्रम्प प्रूफ सेक्टर है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर को लेके एक जो कंसर्न अभी हाल के कुछ दिनों में सामने आया है, वो है इंडसइंड बैंक को लेकर के। इंडसइंड बैंक में जो कुछ हुआ, ये सिर्फ इस बैंक तक सीमित आप मान रहे हैं या फिर पूरे सेक्टर के लिए एक सिस्टमिक रिस्क आप इसको देख रहे हैं? नहीं, ये मैं स्पेसिफिक बैंक का एक गवर्नेंस का इश्यू था, क्योंकि जब आरबीआई ने सर्कुलर निर्मित किया, उन्होंने अपने हुँ, हुँ, अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज नहीं किया, और हुँ, उसमें हुँ, मैं कहूंगा कि थोड़ी लापरवाही थी उनकी। आप और ये भी चीज देखिए हाँ, कि आरबीआई ने अनाउंस किया 1 अप्रैल से, तो सितंबर में ही उनको पता लगा, मगर मार्च में ही उन्होंने हाँ, डिस्क्लोज किया। तो ये मेरे लिए गवर्नेंस का हाँ, इश्यू है कि जब सितंबर में आपको पता लगा, तो तभी तुरंत आपको हाँ, बताना चाहिए कि ये चीज है। 6 महीने और रुके, और अब भी बता रहे हैं कि और 3-4 महीने ऑडिटर की वक्त लगेगी कि सही प्रॉब्लम क्या है। हुँ, तो मेरे लिए इनका जो हुँ, हैंडलिंग था, उसमें एक चीज है। हुँ, अब आरबीआई ने इंस्टीट्यूट किया कि सभी बैंकों के ऐसी पोजीशन को स्टडी करें, बट मेरे ख्याल में, मैं 20 साल बैंकिंग में हुँ, था, एसेट मैनेजमेंट आने से हुँ, पहले, तो 2 डिकेट्स हुँ, में हूं मैं, तो सभी बैंक में ये सही तरह से मैनेज करते हैं। ये कैसे यहाँ से फिसल गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भारतीय बाज़ारों में कुछ सालों से आपने देखा होगा कितना बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला। अब तक कुल 10 करेक्शन आ चुके हैं, लेकिन कोई भी करेक्शन 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा बड़ा नहीं चला है। लेकिन इस बार जिस प्रकार का करेक्शन भारतीय बाज़ारों में है, वो करेक्शन एक बहुत बड़ा करेक्शन है, जो कि अब तक 5 महीने हो चुके हैं, रिकॉर्ड स्थापित कर चुका है, और अब तक भारतीय बाज़ारों में गिरावट ही चलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये है कि भारतीय बाज़ारों में कब जाके रिकवरी मोड में देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने दिनों से भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार का करेक्शन हुआ है, उसमें डीआईआईज़ की भूमिका ज़बरदस्त है। क्योंकि एवरी क्वार्टर आप देखोगे, फाइनेंशियल ईयर 10, 14, 20 और 25 जिस प्रकार के करेक्शन हुए हैं, वहाँ पे एफआईआईज़ की सेलिंग बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन डीआईआईज़ की इतनी बड़ी भूमिका नहीं है। लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा कि डीआईआईज़ ने भारतीय बाज़ारों में कुल 18.20% की हिस्सेदारी ली है, वहीं एफआईआईज़ ने 17.40% की हिस्सेदारी बिकवा की है। तो डीआईआईज़ एफआईआई से आगे निकलते हुए दिखाई दिए हैं, और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों में इतना बड़ा करेक्शन में नहीं है। वरना यदि ऐसी एफआईआईज़ की बिकवाली रहती, तो भारतीय बाज़ारों का करेक्शन एक बहुत ही बड़ा करेक्शन देखने को मिलता, क्योंकि अब तक कुल 3.5 लाख करोड़ से लगभग की सेलिंग एफआईआईज़ भारतीय बाज़ारों में कर चुके हैं। तो भारतीय बाज़ारों में अब ही मौका है, जब भारतीय बाज़ारों में यदि रिवर्सल हुआ, तो वो रिवर्सल एक बहुत बड़ा और एक बहुत तगड़ा रिवर्सल होगा। यदि भारतीय बाज़ार फिर से बॉटम तक आए, तो वो एक सबसे अच्छा और बड़ा खरीदने का मौका रहेगा। तो भारतीय बाज़ारों पर अब सबकी नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि एफआईआईज़ भी अमेरिकी बाज़ारों से निकल कर दूसरे देशों में जाना चाह रहे हैं। वो अच्छी कंडीशंस देख रहे हैं। भारतीय बाज़ारों पर भी उनकी नज़र है कि कब जाके भारतीय बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट करना है, और यदि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी।
रिटेल निवेशकों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि उनके शेयर्स में 50-50, 60-60% की गिरावट अब तक हो चुकी है। और यदि उनका पैसा आता है तो वो एक भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत अहम रहेगा, भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।